जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। मैं हूँ सोनिया कानूनगो और सीडीपी से रिलेटेड जहाँ तक हो सकता है हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने इसीलिए चलाई है ताकि इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं उनके थ्रू हम एक बार फिर से थ्योरी को रिवाइज कर लें। एक्चुअली क्या होता है ना, सीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमको एक दूसरे के साथ उलझाने का काम करते हैं। मतलब हम जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, मतलब चाइल्ड के चारों तरफ घूमने वाली ये पेडागोजी है। लेकिन क्या होता है ना कि अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके लिए भी अलग अलग मत दिए, अपनी अलग अलग सोच बताई। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो थॉट्स होती है ना वो एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं और हम आंसर्स ना गलत कर बैठते हैं। इसीलिए जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या स्पेशली बोला बच्चों के लिए, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब आप चाहे इसे रटाफिकेशन कहिए या फिर कुछ भी कहिए, वैसे तो रटाफिकेशन अलाउड नहीं है, लेकिन क्या होता है कुछ चीजें हमें समझ में तो आ जाती हैं पर उनको प्रॉपर तरीके से लिंक करना हम ना भूल जाते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या बात बोली थी। और सीडीपी हो गई, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, उसमें आपको न जाने कितने साइंटिस्ट मिलेंगे जिन्होंने छोटी छोटी चीजों की अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं आपका पूरा साथ दूंगी। बस ये है कि अभी आपको सिर्फ पीपीटी के थ्रू ही मैं समझा पा रही हूँ। आगे इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो हम लाइव भी स्टडी करेंगे। आई होप सो कि जल्दी ये दिन आए। लेकिन तब तक मैं पीपीटी में अपना इस प्रेजेंटेशन के थ्रू अपना 100% आपको दे रही हूँ। आप अच्छे से सुनिए, समझिए, आपको वैसे ही चीजें समझ में आ जाएंगी। कहते हैं ना स्टोरीज को जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे से वो लर्न हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो कीजिए। आप लोग ग्रो करेंगे तो हो सकता है मेरी भी ग्रोथ हो और फिर मेरा जो ड्रीम है वो ट्रू हो जाए और आप सबका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द टर्म करिकुलम रेफर्स टू। करिकुलम क्या होता है? देखो, एक होता है सिलेबस और एक होता है करिकुलम। अब सिलेबस क्या हो रहा है, होता है बचपन से हम लोग ना पढ़ते आ रहे हैं, भैया ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये सिलेबस पूरा होना चाहिए। 8th में ये आएगा, 7th में आएगा, सीटेट में ये आएगा, एनवीएस में आएगा। तो ये क्या है, ये सिलेबस है, एक निश्चित मतलब पाठ्यचर्या है, एक निश्चित रेखाओं में बांध दिया गया है, सीमाओं के अंदर बांध दिया गया है उस स्टडी को कि भाई 8th क्लास में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, 7th में ये पढ़ने हैं। लेकिन करिकुलम क्या है? करिकुलम वो है जब आप स्कूल के परिवेश में अपना कदम रखते हैं और वहां से हर एक छोटी छोटी चीज, आपका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, खेलना कूदना, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, बिहेवियर सीखना, कुछ भी, यहाँ तक कि सिलेबस जो होता है ना वो भी करिकुलम का ही पार्ट होता है। तो स्कूल के अंदर एंटर करते बरोबर जो आपकी लाइफ शुरू हो जाती है उसको बोला जाता है करिकुलम। द ओवरऑल लर्निंग, आंसर क्या है? सी। ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट, मतलब उस स्कूल में जाते बरोबर आपको जो लर्निंग होती है, उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उसको बोला जाता है करिकुलम। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नॉर्मल चीज है, बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है। फिर आता है प्ले वे मेथड। देखो, ये प्ले वे मेथड शायद हमने कर लिया है, आई थिंक सो। हाँ, हमने कर लिया है, मैंने मेथड सारे करवा दिए हैं। ठीक है ना। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेवे मेथड जो है वो किस चीज पर बेस होगा। आंसर है इसका बी, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखो, प्ले वे का क्या मतलब है, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे अलग अलग तरीके के गेम्स खिलाए जाते हैं। क्यों खिलाए जाते हैं? ज्यादातर वो गेम्स जो होते हैं ना वो स्टडीज से रिलेटेड होते हैं ताकि खेल खेल में बच्चा सीख सके। तो कैसे सीखेगा? उसकी साइकोलॉजी के साथ में हम लोग गेम खेलते हैं, उसकी साइकोलॉजी के अंदर उन चीजों को बिठाया जाता है ताकि वो बच्चा गेम गेम के अंदर प्रिंसिपल्स को सीख सके, डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको सीख सके। समझ में आ गया? डिसिप्लिन का मतलब नहीं होगा गेम खेलना, ठीक है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रखना है तो उनको चुपचाप
क्लासरूम में जाकर के बिठा दो। उसके बाद में रोट लर्निंग तो आपको एनईपी 2020 के हिसाब से इमेजिन ही नहीं करनी है। और उसके बाद में टेस्टिंग, टेस्टिंग भी बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो 3 ये जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है बी, कि बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से हम क्या करते हैं, बच्चों को गेम खिलाते हैं और गेम के थ्रू उनकी लर्निंग एनहेंस करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न। अब देखो जीन पियाजे को एक बार मेमोराइज कर लीजिए। जीन पियाजे ने क्या कहा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये साइंटिस्ट, और इन्होंने बेसिकली ब्रेन पर जोर दिया था। याद हो गया, रिवाइज हो गया, ठीक है ना। 4 भागों में इन्होंने बच्चों के लाइफ को, इस डेवलपमेंट को, स्टेजेस को बांटा था, ठीक है ना। अब 4 भागों में बांटा, इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर तो इनका ग्रोथ रहा नहीं। इनका ग्रोथ कैसा रहा, ग्रोथ का जो चार्ट है, जो चार्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, डिविजन्स में बनेगा, मतलब स्टेजेस में। जैसे 0 से 2 साल, 2 ईयर को इन्होंने इन्फेंसी बोला। अब वो जो इन्फेंसी थी उसमें आप बच्चे को फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसे कपड़े पहना सकते हो, वो होती है इन्फेंसी, जहां पर बच्चे के साथ में आप अपने हिसाब से उसे टैकल कर सकते हो, ठीक है ना। बस इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो 2 साल तक आते आते आ जाता है। मैं रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको टेंशन ही नहीं हो किसी भी चीज की। दूसरी आ जाती है 2 के बाद में आगे बढ़ते हैं। 2 से 6 साल तक की कौन सी एज आ जाती है, प्री ऑपरेशनल आ जाती है। बच्चा बड़ा हो गया, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। 2 से 6 साल के बीच में उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया, वहां सिंबल्स पहचाना, सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आ जाता है। वो सिंबल्स को पहचानने लग जाता है, सिंबल्स के थ्रू अपनी बातें जाहिर करने लग जाता है। लेकिन 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 यहाँ पर जो बच्चा होता है उसके अंदर ईगो बहुत होती है, ईगो सेंट्रिज्म होती है उसके अंदर। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उसकी ईगो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब आता है 7 से 11 साल, कॉन्क्रिएट आती है। कॉन्क्रिएट में क्या होगा, लॉजिक लगाएगा वो बच्चा, लॉजिक से चीजों को समझने लगेगा। लॉजिक आ गया उसकी लाइफ में, चीजों को समझ रहा है वो, और डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है वो, आपकी बातें सुन रहा है, उसकी लैंग्वेज लर्निंग हो गई है। और कंजर्वेशन आ गया है। कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन को हम अक्सर भूल जाते हैं। याद रखना, मैंने एक ही बात बोली है कंजर्वेशन में कि भगोनी में लिया हुआ 1 लीटर दूध और बोतल में डाला हुआ 1 लीटर दूध, अब वो पहचानता है दोनों इक्वल हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में आ जाती है 4th स्टेज, जिसको क्या बोला जाता है, तो कॉन्क्रीट हो गई। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट किस में आ गई, फॉर्मल में। सॉरी, मैंने उसकी जगह उसकी क्वालिटीज बता दी। फॉर्मल स्टेज आ गई। फॉर्मल स्टेज में वो क्या करेगा, फॉर्मल स्टेज के अंदर उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ गई है। अब वो इमेजिन कर कर चीजों को लिख सकता है, प्रयोग करता है, स्कूल में जाकर साइंस लैब में जाता है। रिवीजन हो गया। तो लॉजिकल थिंकिंग किस में आई, नो, इन्होंने पूछा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जीन पियाजे समझ के आपको मैंने पूरा थ्योरी का रिवीजन करवा दिया, ठीक है। चिल्ड्रन कैसे लर्न करता है, मेमोराइजेशन से। बिल्कुल भी मेमोराइज तो करना ही नहीं है। रीइंफोर्समेंट की थ्योरी स्किनर ने दी थी, याद रखना। तीसरा आता है एक्टिव इंटरेक्शन। मैंने आपको बताया बच्चा एक दूसरे के साथ में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा, तो क्या होगा, उसका ग्रोथ ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। पनिशमेंट तो आपको यूज ही नहीं करना, तो आंसर ऑटोमेटिकली देखते ही लगा दोगे कि एक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मैंने आगे वाली सीरीज में भी कई बार ये वर्ड डाला है, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है जो कि एक साइंटिस्ट को हमें याद रखने पर मजबूर कर देता है। वो है वाइगोस्की। क्या, लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की ने किस पर ध्यान दिया था, बेसिकली जोन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सोसाइटी पर, बिहेवियरिज्म पर थे तो वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी देने वाले, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर दिया था कि बच्चा सोसाइटी में रह कर के सीखता है, और इसीलिए उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कार्फ फोल्डिंग, ये सारी चीजें दी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होगा, वो दायरा जहां पर बच्चा खुद से जो जानता है और जो किसी की मदद से जानेगा, उसके बीच में जो दूरी होगी। जैसे बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता, वो अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश करने के बाद जो हेल्प आप उसको दोगे, वो उसका दायरा, मतलब जो चीजें वो जानता है, खुद से कर सकता है, वो उसका दायरा है, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और जो मदद आप उसको दोगे उसको बोलेंगे स्कार्फ फोल्डिंग। याद आ गया पूरा। हमने लेव वाइगोस्की के बारे में हमने पूरा ध्यान दे दिया। लीनियर ग्राफ दिया था इन्होंने, लीनियर होता है ग्राफ ग्रोथ का, क्योंकि इन्होंने
ब्रेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पर ध्यान दिया था। इन्होंने बोला था कि बच्चा सोसाइटी में रह करके लैंग्वेज डेवलप करता है, जबकि जीन पियाजे ने ये बोला था कि भाई पहले बच्चा सोचेगा ब्रेन से, उसके बाद उसमें लैंग्वेज आएगी। समझ में आ गया? बहुत डीपली मैं आपको ये सारी चीजें समझा रही हूँ। तीनों को छोड़ देंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो डिटेल में बता दूंगी, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच स्टेज इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग। ये भी देखो मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी। लॉजिकल थिंकिंग कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल के अंदर आ जाती है, जहां पर बच्चा लॉजिक लगाने लग जाता है चीजों को कि मेरे हाथ में बॉल जो है वो गोल है, और चंदा मामा भी गोल है, रुपया पैसा भी गोल होता है, दादी का चश्मा भी गोल होता है, और रोटी भी गोल गोल होती है। समझ गए? चलिए गोल गोल हो गया सब कुछ। छठा क्वेश्चन बोलता है मोटिवेशन हेल्प इन लर्निंग। मोटिवेशन किस चीज में लर्न करने हेल्प करेगा? डिक्रीजिंग इंटरेस्ट। मोटिवेशन देने से क्या आपका इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्रिएट इंटरेस्ट, ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता और उसने थोड़ा सा कुछ अच्छा बना दिया और आपने बोल दिया वाह क्या खाना बना है, तो वो मोटिवेट हो जाएंगी, उसमें इंटरेस्ट जागने लग जाएगा। अगली बार जो है वो बहुत अच्छा बनाएंगी। फ्यूचर में जो हस्बैंड्स बनने वाले हैं उनके लिए ये ट्रिक है कि कभी भी बुराई ना करें, मोटिवेट करते रहें अपने वाइफ्स को, ठीक है। और इंक्रीजिंग फियर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्रॉस कर दो इस ऑप्शन को। वैसे हमें हमारा आंसर मिल गया, बाकी के ऑप्शंस मैं आपको क्रॉस करना सिखा रही हूँ। रिड्यूसिंग थिंकिंग नहीं बाबा, मोटिवेशन आप दोगे तो उसको क्रिएट करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करेगा वो। आंसर आ गया, आंसर बी है क्रिएटिंग इंटरेस्ट। अगला बोलता है लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव। लर्निंग कब इफेक्टिव होगी? जब रोट बेस्ड होगी, जब रट्टा फरवाओगे बच्चों से? बिल्कुल भी नहीं। टीचर सेंटर्ड होगी भैया, टीचर्स को सेंटर पे रख देंगे, बच्चे चारों तरफ उसके घूमेंगे, टीचर बोलेगा ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो तो बच्चे वैसे पढ़ेंगे, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ट्रेडिशनल है ये थिंकिंग जो गई। कनेक्टेड टू रियल लाइफ, ऑफ कोर्स एनईपी 2020 कहती है हर छोटी छोटी चीज को रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ में कनेक्ट करो, बच्चों को घर पर सिखाओ, बच्चों को रियल चीजें जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं उनसे सीड्स जो है वो जमीन में गाड़ने को बोलो, जिससे कि बच्चा जब देखे कि वो पौधा बन रहा है तो उसको कैसी फीलिंग आए, ठीक है ना। तो रियल लाइफ से हम कनेक्ट करेंगे बच्चों को। आंसर है इसका सी। एग्जाम फोकस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। अब देखो इस क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, ऑब्वियस ही बात है किसने दिया है? इंटेलिजेंट टेस्ट किसने दिया है? एल्फ्रेड विने, विने ने दिया है। अब ये क्वेश्चन शायद तो भी मिस्टेक से डल गया है, ठीक है ना, समझाने की जरूरत। एल्फ्रेड विने का हमने ना डिटेल में ना किया है, हार्वर्ड गार्डनर के बारे में भी हमने डिटेल में किया है, क्योंकि इनकी थ्योरीज इतनी बड़ी है कि मैंने अगर इन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर इन थ्योरीज को समझाना शुरू किया ना बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बैक में जाइएगा, मैं एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना दूंगी जहां पर जाकर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस की थ्योरी के अंदर विने, एल्फ्रेड विने, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अ चाइल्ड शोइंग रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब एक बच्चा बार बार एक ही बिहेवियर को रिपीट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या ये इंटेलिजेंस है? बिल्कुल भी नहीं। इंटेलिजेंट बच्चा तो कभी रिपीट नहीं करेगा। ऑटिज्म एक बीमारी होती है, ऑटिज्म एक बीमारी होती है, एक डिसेबिलिटी होती है जो बच्चों के अंदर कुछ बच्चों में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर जो है वो बार बार रिपीट करते हैं, वो भूल जाते हैं और बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। क्रिएटिविटी और मोटिवेशन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होती है? एक डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? अगला क्वेश्चन है जेंडर स्टीरियोटाइप। देखो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, वो फीमेल्स के लिए जैसा सोचते थे उसको डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता था। लड़कियां घर के बाहर नहीं निकलेंगी रात को, लड़कियों को सभ्य तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, और शादी हो जाने के बाद तो न जाने कितने कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस आज भी गांव की औरतें फॉलो करती हैं। हमारा जो कल्चर है वो मेट्रो सिटीज में आकर के थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्टिल हमारी जो सोच है पीढ़ियों की वहीं पर अटकी हुई है। इसी को बोला जाता है डेंजर डेंजर ही है जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब पुरानी पुरानी घटिया घिसी पिटी सोच लड़कियों के लिए इसको बोला जाता है।
तो आंसर क्या होगा? प्री कंसीव्ड आइडियाज अबाउट जेंडर, जो हमने कंसीव कर लिया है, जैसे बेबी कंसीव नहीं हो जाता कि अब तो भैया वो जन्म लेकर ही बाहर निकलेगा, या फिर कुछ लोग करवा भी देते हैं, बात निकलवा देते हैं, इसी तरीके से है कि प्री कंसीव मतलब आपने पहले से कंसीव कर ली उस थॉट को जो कि जेंडर से रिलेटेड है, उसको क्या बोला जाता है? जेंडर स्टीरियोटाइप। देखो जेंडर इक्वालिटी क्या होता है? इक्विटी और इक्वालिटी में बहुत फर्क होता है। आंसर तो इसका सी है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी क्या होती है? जब आप मेल और फीमेल को इक्वल, इक्वल कब देंगे? जब उनको इक्विटी पर जब वो आ जाएंगे तो इक्वालिटी की बात करेंगे। फीमेल्स ऑलरेडी इतने पीछे हैं कि आप इक्वालिटी कर ही नहीं सकते। पहले इक्वालिटी करने के लिए दोनों को सेम लेवल पर लाना पड़ेगा और इसी को बोला जाता है इक्वालिटी। तो इक्विटी करके उनको लेवल पर लाया जाता है, उसके बाद में इक्वालिटी की बातें होती हैं। जेंडर आइडेंटिटी आजकल चेंज हो गई है, जैसे मैन और वुमेन के लिए जैसे कैमरा पर्सन यूज किया जाता है, टीचर यूज किया जाता है। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जहां पर मेल और फीमेल को शो नहीं किया जाता, जैसे डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए। तो ये सारे जो नाम हैं वो मेल और फीमेल दोनों के आगे समान रूप से लगते हैं, इसको बोला जाता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर रोल्स तो बहुत सारे हैं अलग अलग, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अ चाइल्ड वर्किंग फॉर रिवॉर्ड। देखो वो एक बच्चा अगर रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है तो इंट्रिंसिक तो नहीं है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसका आंसर क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि कुछ पाने के लिए, वो कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए वो क्या कर रहा है। जैसे कल मैंने मेरे बच्चे को गलती से बोल दिया कि बेटा मैं तुमको ना वो स्पॉन्जी वाली एक बॉल होती है वो लाके दूंगी अगर तुम दोनों ने 1-1.5 घंटे बैठ करके अच्छे से पढ़ाई की। तो वो बाकायदा 1.5-2 घंटे बैठ करके शांति से दोनों ने पढ़ाई की, लेकिन किसके लिए की? उस स्पॉन्जी बॉल के लिए। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था, मैं भी समझती थी, बट स्टिल बैठे तो सही कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन है इनसाइट लर्निंग। इनसाइटफुल लर्निंग के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। कोहलर साहब ने इनसाइटफुल लर्निंग दी थी। पूरा नाम रट कर जाना, वोल्फगैंग कोहलर है, ज्यादातर कोहलर ही बोला जाता है, तो आगे का नाम हमें याद नहीं रहता और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोहलर का पूरा नाम क्या है, तो वोल्फगैंग कोहलर इनका पूरा नाम है। इन्होंने चिंपांजी सुल्तान के ऊपर अपनी इनसाइटफुल लर्निंग दी थी। बार बार मैंने इसको डिटेल में समझाया है, इसकी डिटेल्ड थ्योरी भी हम करेंगे, अभी यहाँ पर मैं डीप में नहीं जाऊंगी। ठीक है, आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन है बेस्ट वे टू हैंडल डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। एक क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी को हैंडल करने का क्या तरीका है? भैया उनकी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लो। एक क्लास के अंदर पाए जाने वाले सारे बच्चों का बिहेवियर, उनकी वैल्यूज, उनका पढ़ने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, हर एक चीज डिफरेंट होगी, तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते। एनईपी 2020 के हिसाब से, 2023 के हिसाब से भी आपको ही चेंज होना होगा। तो उनकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट एंड वैल्यू डिफरेंसेस, उनकी वैल्यूज के डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट कीजिए। आंसर सी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग फोकस। भैया देखो सोशल किस पर करेगा? कोलैबोरेशन पर करेगा। कोलैबोरेशन क्या होता है? जब दो सोसाइटीज, दो नॉर्म्स, दो मतलब बिजनेसेस या कुछ भी बोल लीजिए, कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिल करके जब कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन थिंकिंग उसको बोला जाता है जब कोलैब में आकर के वो आपस में काम करते हैं। मेमोराइजेशन, पनिशमेंट और डिसिप्लिन तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, इन्हें क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखो पहला एजेंट, जब बच्चा आंखें खोलता है तो उसको अपनी फैमिली मम्मा दिखती है, तो पहला एजेंट फैमिली है। उसके बाद में स्कूल और नेबरहुड्स आते हैं, लेकिन कभी कभी फैमिली के साथ में स्कूल भी जुड़ा हुआ आ जाता है, और अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ फैमिली ना मिले और फर्स्ट एजेंट कोई पूछे तो स्कूल और फैमिली आप लगा सकते हैं। ठीक है, अडोलसेंस मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, बहुत अच्छे से मैंने हर एक सेट के अंदर आपको समझाया है। अडोलसेंस वो बच्चा जिसके चारों तरफ वो सीन क्रिएट करता है और आप घूमते हो, मतलब एक प्रॉब्लम एज है। ये कौन सी एज है? इसका आंसर क्या है? प्रॉब्लम एज है। प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बैठो मम्मी पापा और मेरी प्रॉब्लम्स को सुलझाते रहो। ठीक है, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? देखो डेवलपमेंट टेम्परेरी तो नहीं हो सकता, बॉम्ब से टॉम तक होता है, तो डेवलपमेंट क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगी। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, फिक्स्ड भी नहीं होती और रैंडम भी नहीं होती। विच प्रमोट क्रिएटिविटी इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर क्रिएटिविटी प्रमोट करनी है आपको, तो कैसे करोगे? मेमोराइजेशन करोगे, रट्टा मरवाओगे? बिल्कुल भी नहीं।
क्वेश्चन और आंसर और एक्सप्लोरेशन, बच्चों से क्वेश्चंस पूछोगे, एक्सप्लोर करोगे, उनके आइडियाज को जानने की कोशिश करोगे, उनके थॉट, जैसे है ना, पहले जब मैंने एमबीए किया था ना, तो हमारे यहाँ पर सैटरडे को ना एक सेशन होता था। वहां पर क्या होता था कि ना आपको मतलब उस क्लास के अंदर ना आपको न्यूज़पेपर में से बिना बताए, है ना, जैसे आज का न्यूज़पेपर आया इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया, उस टाइम पे ज्यादा रन था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई भी एक टॉपिक ना पकड़ा दिया जाता था एट द राइट मूवमेंट, है ना, प्री प्रिपरेशन नहीं, एट द राइट मोमेंट वो न्यूज़पेपर हमको पकड़ा देते थे, एक एक आर्टिकल। तो हर एक बच्चे को मतलब सामने स्टेज पर आकर के उस आर्टिकल को एलॉबरेट करना होता था, मतलब उसी वक्त हमें उसे समझना होता था और उसी वक्त हमको एलॉबरेट करना होता था। तो इससे क्या होता था, हमारे आइडियाज, जो इंटरनल आइडियाज होते थे ना, वो एक्सप्लोर होते थे, क्वेश्चन आंसर्स हम पूछते थे। तो इससे क्या होता था, क्रिएटिविटी क्लासरूम की बढ़ती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टी। लर्निंग डिफिकल्टी को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा भैया, वैरायटी ऑफ मेथड्स दीजिए। एक तरीके से अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरे तरीके से कीजिए, तीसरे तरीके से, कितने सारे मेथड्स हैं हमारे पास। तो इसका आंसर क्या होगा, वैरायटी ऑफ मेथड्स। नेक्स्ट आता है, एक गुड टीचर कैसा होना चाहिए, तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, पर देख लेते हैं। वो होना चाहिए जो कि पार्टिसिपेशन को एनकरेज करे। देखो, जिस 4 ऑप्शंस के अंदर आपको कोई भी पॉजिटिव ऑप्शंस दिखे ना, तो 99% वही आंसर आपका होगा, क्योंकि एनईपी 2020 ने सारे नेगेटिव टर्म्स को खत्म कर दिया है। तो आंसर एक तो पक्का आपको याद होना चाहिए कि आंख बंद करके आप लगा दो, और नहीं है तो पॉजिटिव वर्ड्स को ढूंढो, क्रॉस टेक्निक यूज करो। ठीक है, हमारे 20 क्वेश्चंस के सेट्स ये कंप्लीट हो गए हैं। अगले सेट में हम अगले क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, और जिसमें हम क्लासरूम मैनेजमेंट वगैरह और टीचिंग आइडियाज के बारे में बात करेंगे। आई होप सो कि ये टेस्ट आपकी काफी मदद कर रहे हैं, थ्योरीज रिवाइज हो रही हैं कंटिन्यू। मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय श्री कृष्णा। और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर्स को मतलब लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग आकर मुझसे जुड़ सकें। हाँ, थैंक यू सो मच।